हेलो बच्चों, आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही है और यूनिट नंबर 2 का पहला भाग हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3A। उस भाग में हम कुछ टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने ओम का नियम डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, अब वो जो ओम का नियम है उस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण के लिए समस्त धातुएं, उदाहरण के लिए समस्त धातुएं। ठीक है, नंबर 2 याद रखिएगा, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्धचालक, उदाहरण के लिए विद्युत अपघट्य। ठीक है बच्चों, तीसरी बात जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है ओम के नियम पर आधारित, यदि बच्चों हम V और I के बीच ग्राफ बनाए, मतलब विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ बनाए, तो आप जानते हैं ओम का नियम यह होता है V अनुक्रमानुपाती I, या इसको लिख सकते हैं V बराबर RI। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि कभी हमने 11th मैथ्स में यह पढ़ा है कि ये एक सरल रेखा का समीकरण होता है। ऐसी सरल रेखा का समीकरण होता है बच्चों जिसका ग्राफ यदि बनाया जाए y और x के बीच तो वो सरल रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो हम कह सकते हैं कि ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। मूल बिंदु जानते हैं ना आप किसको कहते हैं? जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, मतलब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उससे मूल बिंदु कहते हैं। और ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो इसकी शक्ल बिल्कुल इसके जैसी है। तो क्लियर है बच्चों कि जैसे y और x के बीच ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो v और I के बीच भी यदि हम ग्राफ खींचे तो डेफिनेट हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो याद रखिएगा कि यदि हम v को y अक्ष पर और I को x अक्ष पर लेकर इनके बीच क्या खींचे ग्राफ, ये मूल बिंदु है, तो हमें मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और सरल रेखा प्राप्त होना इस बात को दर्शाएगा कि ये ओम का नियम V बराबर RI होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। हम ये समझेंगे कि ये जो ग्राफ में हमें सरल रेखा प्राप्त हुई, इस ग्राफ की ढाल या प्रवणता, प्रवणता या ढाल क्या होती है? तो मान लो यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है। यदि बच्चों हम इसके tan का मान निकाले tan थीटा, तो इसे हम प्रवणता या ढाल कहते हैं। और ये प्रवणता या ढाल किसे प्रदर्शित करेगी? तो याद रखिएगा ये R को प्रदर्शित करेगी। तो याद रखिएगा कि जब V और I के बीच हम ग्राफ खींचते हैं, V को y अक्ष पर और I को x अक्ष पर लेकर, तो जो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है उस सरल रेखा की ढाल या प्रवणता प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, अगली जो बात है वो क्या, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये V और I के बीच बनाया है, मतलब V को y अक्ष पर और I को x अक्ष पर रखा है। यदि हम इसको पलट दें, I को हम किस अक्ष पर ले लें? y अक्ष पर, और v को कौन से अक्ष पर ले लें? x अक्ष पर, तो भी हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन याद रखिएगा कि उस सरल रेखा की प्रवणता या ढाल प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम बोले तो ये मतलब c मतलब चालकता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्या, तो हमने पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मान लो हमने दो चालक लिए और उनके लिए हमने V और I के बीच ग्राफ खींचे। दिखाई दे रहा है ना आपको? V और I के बीच ग्राफ खींचे। चालक A का ग्राफ हमें ये मिला और चालक B का ग्राफ हमें ये मिला। तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ कोण कम बन रहा है और यहाँ कोण अधिक बन रहा है। तो याद रखिएगा कि जहां कोण का, जिसके लिए कोण कम है उसका ताप भी कम होगा क्योंकि उसका प्रतिरोध भी कम होगा, और जिसके लिए कोण अधिक है उसका ताप भी अधिक होगा क्योंकि उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। तो याद रखिएगा, यदि इसका प्रतिरोध R1 है और इसका प्रतिरोध R2 है तो क्लियर है R2 बड़ा होगा R1 से। ठीक है बच्चों, और ये ओम के नियम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और भी हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हमने पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है, जैसे समस्त धातुएं जो ओम के नियम का पालन करती हैं। बच्चों याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता क्यों है ये भी हम देखें। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कभी एक सूत्र पढ़ा था, R बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2।
इसमें अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है बच्चों, और यहाँ चिन्ह काय का है, प्लस का। तो जब ये प्लस का होगा तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ये संख्या बढ़ेगी, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बट नेचुरल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि सूचकांकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता इसलिए है क्योंकि अल्फा धनात्मक होता है। तो याद रखिएगा, अगला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि सूचकांकों अर्थात धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, तो हम कहेंगे धनात्मक होता है। लेकिन यदि हम बात करें कि कुछ मतलब अर्धचालकों या विद्युत अपघट्य का, तो याद रखिएगा उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक होने के कारण उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, उल्टा घटता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।